Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on resolvent kernel of Fredholm integral equations. यानी हमने इस वीडियो में किसी भी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए आपने रिजोल्वेंट कर्नल्स कैलकुलेट करना है और आपको इसमें इनिशियल कर्नल जो है इंटीग्रल इक्वेशन का वो गिवन होगा अकॉर्डिंग टू इंटरवल, यानी सब जो आपको इंटरवल दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपने उस इंटरवल में उसका रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है। तो इसमें जैसा कि देखें, पहला पार्ट है रिजल्ट कर्नल का फार्मूला, ये उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन किया था कि किस तरीके से ये मतलब हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसको आर ऑफ एक्स टी लेमडा या गैम ऑफ एक्स टी लेमडा से भी डिनोट करते हैं और बराबर होता है समीशन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर m माइनस 1 के एम एक्स टी। यानी आपको रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करने के लिए आइटरेटिव कर्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटरेटिव कर्नल्स कैलकुलेट करेंगे। तो आइटरेटेड कर्नल्स आपके पास जो होते हैं वो होते हैं के एम एक्स टी आर गिवन बाय मतलब इसका फार्मूला है के एम एक्स टी का। तो के एम एक्स टी बराबर होता है, क्योंकि इंटरवल आपको 0 to 1 दिया हुआ है, तो ये 0 to 1 के एक्स जेड और के एम माइनस 1 जेड टी डी जेड का फार्मूला है। और इसमें क्योंकि इनिशियल कर्नल जो होता है वो या आपका फर्स्ट एट्रेशन कर्नल होता है, तो वो आपका के एक्स टी जो है वो ई की पावर एक्स प्लस टी है। तो उसी को हम क्या करेंगे, के वन एक्स टी ले लेंगे के एक्स टी को। तो पहली एट्रेशन के वन एक्स टी जो है वो बराबर होता है के एक्स टी, वो बराबर है आपके पास ई की पावर एक्स प्लस टी। अब आपने क्योंकि के टू कैलकुलेट करना है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखें, जहाँ जहाँ एम है वहाँ आप 2 पुट कर दें। तो आप m की जगह, यहाँ सॉरी उन्होंने n लिखा हुआ है लेकिन यहाँ m है, लो m लगा दें, n लगा दें, कोई बात नहीं है। तो m को आप क्या पुट कर दें 2, तो यहाँ आ जाएगा 0 to 1 के एक्स जेड और के 1 जेड टी। अब आपके पास के 1 एक्स टी जो है वो ई की पावर एक्स प्लस टी है। तो जब आप के 1 जेड टी निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड आ जाएगा, और जब आप के एक्स जेड निकालेंगे तो जहाँ जहाँ के के अंदर टी है वहाँ जेड पुट करेंगे, तो आपके पास के एक्स जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस जेड और ई की पावर एक्स प्लस टी डी जेड। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखें ई की पावर एक्स अलग हो जाएगा, ई की पावर जेड अलग हो जाएगा, ई की पावर एक्स अलग हो गया, ई की पावर टी अलग हो गया। अब जब जेड के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम एक्स वाली टर्म्स को भी बाहर निकालेंगे और टी वाली टर्म्स को भी बाहर निकालेंगे। तो ई की पावर एक्स प्लस टी बाहर आ गया, अंदर बचा ई की पावर, क्योंकि z इधर भी है तो वो जब इधर, बल्कि ई की पावर z ही बचेगा इधर। तो जब हम उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी z टी है, यहाँ उन्होंने गलती से यहाँ देखें x लिखा हुआ है, तो यहाँ भी गलती से x आया हुआ है, तो इस x को भी z करना है। तो ई की z यहाँ, ई की z यहाँ, ई की पावर 2z हो जाएगा डी जेड। तो इसकी इंटीग्रेशन ली, ई की पावर 2z/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1, फंडामेंटल थ्योरम लगाया, तो ये आपके पास ई की स्क्वायर माइनस 1/2 ई की पावर एक्स प्लस टी, ये आपका के 2 एक्स टी आ गया। ये देखें, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है जिसकी दोनों लिमिट कांस्टेंट होती हैं, वो उसमें जब हम आइटरेटिव कर्नल कैलकुलेट करते हैं तो वो लिमिट्स वही रहती हैं जो आपको इंटरवल दिया होता है। लेकिन जब हम वोल्टेरा का आइटरेटिव कर्नल निकालते हैं तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका उसका वही है कि आप अपर लिमिट वही रहने दें, लोअर लिमिट को वेरिएबल टी कंसीडर करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो आपको इंटरवल दिया हुआ है आप उसी के करस्पॉन्डिंग ले लें। यानी अगर आपको ए टू एक्स या फ़र्ज़ किया, क्योंकि उसमें अपर लिमिट वेरिएबल होती है, तो उसमें जो जो आपको लोअर लिमिट दी हुई है आप वही रहने दें, उसमें टी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 to x है तो आप 0 to x ले लें, अगर 1 to x है तो 1 to x ले लें, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप t to x लें। उस तरीके से भी ठीक है और उस तरीके से भी ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो K2 आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आप M को 3 पुट करेंगे तो आपके पास K3 का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 0 to 1 के एक्स जेड के 1 जेड टी डी जेड। तो के एक्स जेड की वैल्यू जो है आपको जो कर्नल दिया हुआ है उसमें आप जेड टी की जगह जेड पुट कर दें तो के एक्स जेड आ जाएगा। और जो आपने के 1 पीछे कैलकुलेट किया, ये पिछले स्टेप में के 1 जो कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि यहाँ सॉरी के 3 है तो यहाँ के 2 आना चाहिए था, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ के 2 आना है। तो के 2 का मतलब है कि के 2 के अंदर जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ z पुट करें तो यह आ जाएगा ई की पावर z प्लस टी ई स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ ज़रा 2 कर लें, इसको के 1 की जगह के 2 आएगा। और उसके बाद देखें इसमें z के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है तो ये भी कांस्टेंट हो गया और ई एक्स भी बाहर आ जाएगा, ई की पावर टी भी बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर उसी तरह e2z रहेगा। तो इसको भी उसी तरह इंटीग्रेट करके e2z/2 और फिर फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। तो देखें ये सेम आ रहा है, प्रीवियस में देखें इसकी पावर 1 आई है, K3 में इसकी पावर 2 आई है। तो जब इन जनरल लिखेंगे तो अगर यहाँ m है तो यहाँ m-1 होगा, बाकी तो सेम है। तो इसलिए सिमेट्री आ रही थी, इसलिए जनरलाइज के m हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला है रिजोल्वेंट कर्नल का, तो रिजोल्वेंट कर्नल का फार्मूला समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर m-1 के एम एक्स टी विच इज़ इक्वल टू
आपके पास यहाँ, क्योंकि इसको एक्सपेंड करें, बल्कि के एम एक्स टी आपने निकाल लिया वो पुट कर दें, या फिर पहले एक्सपेंड कर लें बाद में मतलब पुटिंग कर लें K1 K2 K3। अगर नहीं करना तो अगर आपके पास जर्नल है तो आप जर्नल ही पुट कर दें उसको, तो आपके पास ये एक सिग्मा फॉर्म में आ गई। तो जब सिग्मा एक्सपेंड करूँगा तो ये देखें ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैलकुलेट होगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जब सम कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला होता है A/1 - R। R मीन कॉमन रेशो और A1 मीन फर्स्ट टर्म। तो उससे उन्होंने कैलकुलेट किया है, इसकी कॉमन रेशो के क्रॉसपोंडिंग उन्होंने देखें इसका सम कैलकुलेट किया, तो सम इसका जो आया वो 2/2 - लैम्डा ई स्क्वायर -1 आया। तो ये जब उसमें पुट करेंगे तो आपका रिजॉल्वेंट कर्नल जो है वो ये कैलकुलेट हो गया। यानी उसमें उन्होंने उसकी सीरीज़ जो है समीशन वाली टर्म्स को पहले ही कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद उस फार्मूले में रिजॉल्वेंट कर्नल में पुट कर दिया, तो आपके पास ये उस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या आ गया, रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट भी आप इसी तरह आप उसका रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला और मेथड आपको समझ आ गया कि किस तरीके से करना है। इसमें कर्नल आपको 1 + x और 1 - t दिया हुआ है। इसमें आप देख लें कि K1 आपने उसी तरह सपोज़ किया और K2 जो है आप आइटरेटिव कर्नल्स के फार्मूले से यानी क्वेश्चन नंबर 2 की मदद से आपने उसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपने K2 निकाला, फिर इनको 3 पुट किया, K3 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें उसमें 2/3 आया, बाकी टर्म सेम है, इसमें 2/3 का स्क्वायर आ गया। तो अगर देखें सिमेट्री आ रही है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, अगर m है तो m-1 आ जाएगा। तो ये भी आप देखें जर्नल आ गया, तो उन्होंने रिजॉल्वेंट कर्नल के फार्मूला लिखा, उसमें उसको पुट करके ये जो समीशन वाली टर्म है ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका अलग से सम कैलकुलेट करके आप रिजॉल्वेंट कर्नल में यानी क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करेंगे, तो आपके पास उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। यानी इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आपको मेथड समझ आ गया होगा, इसी मेथड से आप इसके अदर क्वेश्चंस भी देख लें, ठीक है। तो उसको आप इंटीग्रल इक्वेशंस का रिजॉल्वेंट कर्नल और आइटरेटिव कर्नल्स दोनों जो हैं वो आपके पास सेम प्रॉब्लम है, यानी एक ही प्रॉब्लम के अंदर आप आइटरेटिव कर्नल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं और रिजॉल्वेंट कर्नल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर चाहें तो आप इसी से नेक्स्ट आप उसके न्यूमन सीरीज़ भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वही आपका इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन भी होगा।